हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है एमपी की जो पॉलिटी है, जो राज व्यवस्था है, जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके बारे में रहने वाला है। और बेसिकली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं सिलेबस भी मैंने रखा है यहाँ पे, असिस्टेंट प्रोफेसर का मैंने सिलेबस रखा है। तो अपन बेसिकली क्या करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर में जो टॉपिक है वो यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है ना। और ये मैं ट्राई करूँगा कि विद इन 2 या 3 मैक्सिमम वीडियोस के अंदर इसको कंप्लीट कर लें, और बहुत कम टाइम में, ठीक है। और टू द पॉइंट जो सिलेबस में गिवन है वही अपन पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद में इसके लगभग 200 से 300 क्वेश्चन लगाएंगे अपन, और अपना ये रहेगा कि उसी के अंदर से आपको क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। तो राज व्यवस्था, एमपी की राज व्यवस्था अपन पढ़ने वाले हैं। कंप्लीट आपको नोट्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से अपन देख सकते हैं। अब चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थोड़ा समझने की शुरुआत करते हैं। टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने सारे के सारे नोट्स प्रिपेयर करे हैं, तो आपको टेंशन लेने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, अब देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है कि जो मध्य प्रदेश में शासन जो है किसी भी राज्य में रहता है, उसकी क्या दो, मतलब कुछ क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। तो बेसिकली एमपी में क्या है, एक मतलब कहीं पे भी राज्य में एक विधायिका होती है, एक कार्यपालिका होती है, ठीक है ना। अब विधायिका के अंदर बेसिकली अपने पास दो पार्ट होते हैं। विधायिका में बेसिकली दो पार्ट होते हैं, या तो विधानसभा हो सकती है या विधान परिषद हो सकती है ना। तो एमपी में क्या है, सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। ये आपको बेसिकली ध्यान रख लेना है। तो ये सिंपल, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, बट फिर भी एक बेसिक जनरल नॉलेज अपने को पता होना चाहिए। फिर है अपने पास कार्यपालिका। अब कार्यपालिका में क्या होता है, संवैधानिक और वास्तविक प्रमुख जो होता है वो कार्यपालिका होती है। और विधायिका क्या होती है, एक तरीके से ये हमारे पास जनरली एकल सदस्य ही होती है, एक सदस्य होता है इसके अंदर। अ, मतलब एकल सदस्य, एक सॉरी, एक एक सदनीय व्यवस्था, मैंने बोल दिया गलती से। एकल सदस्य नहीं, एक सदनीय, एक ही सदन होता है इसमें, एक ही सदन। सदन तो दो होते हैं, बट एमपी में एक ही सदन है। वो कौन सा है, विधानसभा। विधान परिषद एमपी में नहीं है, तो एकल सदनीय व्यवस्था है एमपी के अंदर। और हमारे पास दूसरा पॉइंट है कि कार्यपालिका जो है अपने पास, वो संवैधानिक और वास्तविक प्रमुख होता है। और इसके अंदर जो राज्यपाल होता है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है, और वास्तविक प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री, और जो मंत्री परिषद होता है वो होता है, ठीक है। ये बेसिक पॉइंट थे। अब हमारे पास पहला पॉइंट आता है कि भाई जो एमपी मध्य प्रदेश है, इसमें आज़ादी से पहले भी कुछ मतलब कुछ विधानसभा या अपने पास जो ये अ, विधायिका होती थी क्या, तो यस होती थी। एमपी में आज़ादी से पहले भी विधानसभाएं थी, जो अलग अलग तरीके से। तो वो थोड़े से नाम ध्यान रख लें, और कहाँ पे कितनी सीटें थी वो थोड़ा सा याद कर लेना, आपको पॉइंट ध्यान रख लेना है। तो वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, एक तो जो हमारे पास है एमपी, ये आपको पता है कि एमपी पहले अकेला नहीं था। एमपी 2000 से पहले छत्तीसगढ़ और एमपी साथ में ही थे, और साथ में कुछ महाराष्ट्र, उधर नागपुर का हिस्सा भी साथ में था। तो एमपी के साथ में छत्तीसगढ़ तो था ही था, तो इसीलिए हमारे पास वो भी चीज़ें उस टाइम में काउंट होंगे। तो उस टाइम में हमारे पास क्या था, एक तो जो रीवा वाला एरिया था, ये देखो यहाँ पे मैंने एमपी का जो मैप बनाया उसमें भी छत्तीसगढ़ को साइड में नीचे दिखाया मैंने। तो यहाँ पे जो रीवा वाला एरिया था, एक तो यहाँ पे थी अपने पास विधानसभा। और दूसरी हमारे पास थी कि जो मध्य भारत वाला एरिया है, इसको मतलब जनरली अपन मध्य भारत का एरिया बोलते हैं, तो मध्य भारत एरिया में यहाँ पे थी एक तरीके से मालवा और इस क्षेत्र में। और फिर हमारे पास एक भोपाल जो राज्य था वहाँ पे थी, भोपाल अलग से स्टेट था। और दूसरा हमारे पास है कि नागपुर महाराष्ट्र वाला जो इलाका था एक तरीके से, और वो थोड़ा एमपी के साथ में भी लगा हुआ उधर से महाराष्ट्र, तो उस एरिया में। तो चार विधान जो सभाएं थी वो एक तरीके से विधायिकाएं जो एमपी में थी, ठीक है। और मतलब इनमें अलग अलग पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे, है ना। सब में अलग अलग मुख्यमंत्री, अलग अलग स्टेट, एक तरीके से राज्य बंटे हुए थे। मतलब विधानसभा ना बोल के इनको राज्य बोले, तो अलग अलग राज्य बने हुए थे, चार राज्य, है ना। अब इसमें ध्यान देने के लायक बात क्या है कि जो विंध्य प्रदेश या जो रीवा वाला क्षेत्र है उसमें टोटल 60 सीट थी उस टाइम, है ना। पहले 60 सीट चलती थी, 60 सीट थी। और भोपाल राज्य, जो भोपाल स्टेट है, वो पार्ट सी का जो राज्य था, उसमें 30 सीटें ही थी। और भोपाल राज्य में याद रखना, डॉक्टर शंकर दयाल जो शर्मा है वो वहाँ के मुख्यमंत्री थे। अब ध्यान रखना, ये जो शंकर दयाल शर्मा है, यही आगे जाके एमपी के भी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो वो भी अपन पढ़ेंगे। मतलब आज़ादी के बाद में जो एमपी का पुनर्गठन वगैरह होता है, वहाँ पे भी ये मुख्यमंत्री बनते हैं।
फिर हमारे पास सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार वाला जो क्षेत्र था नागपुर के साथ में जो लग रहा था, उसके जो मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल। और ये भी आगे जाके सीएम बने थे। तो इनकी जो सीटें थी वो कितनी थी, मतलब यहाँ पे सीट थी 150, 150। और जो हमारे पास है मध्य भारत वाला, वहाँ सीटें कितनी थी, 99। तो याद रखना, चार जगह अपने पास पहले ये थी, क्या बोलते हैं, चार अलग अलग स्टेट में बटा हुआ था। एक तो मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार। तो पहला पॉइंट तो कितने पार्ट में डिवाइडेड था, चार में। ठीक है। विंध्य प्रदेश रीवा वाले में 60 सीट थी, भोपाल वाले में सबसे कम सीट 30 थी, और सेंट्रल प्रोविंस में बरार जो नागपुर वाला क्षेत्र उसमें 150 सीट थी, और यहाँ पे मध्य भारत में 99 सीट थी। अब भोपाल में जो सीएम थे उस टाइम वो कौन थे वहाँ पे, शंकर दयाल शर्मा। और सेंट्रल प्रोविंस जो बरार नागपुर वाला क्षेत्र है वहाँ पे रविशंकर शुक्ल थे। ठीक है। अब देखो, अब वर्तमान जो विधानसभा है उसका क्या गणित है, उसकी क्या मतलब किस तरीके से है वो। तो वर्तमान विधानसभा में हमारे पास 230 टोटल सीट्स हैं। कितनी है, 230, 230 सीट है। जिसमें से 35 सीट तो किसको है, एससी को जा रही है। और हमारे पास 47 सीट जो है वो किसको जा रही है, एसटी को जा रही है। इन दोनों को अगर मिला दें तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टोटल 82 होता है, जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि 5 और 7 12 का, हाँ 82 होता है बिल्कुल। और इन 82 को छोड़ दें, 230 में से 82 घटा दें, तो बाकी बची हुई सीटें जो हैं 148, वो सीटें जो हैं वो अनरिजर्व्ड है, अनारक्षित है, जिनमें जनरल कोई भी आ सकता है मतलब। तो ये एससी की 35 और एसटी की 47, ये याद रखना, बहुत बार पूछा गया है कि एमपी में विधानसभा के अंदर, है ना, विधानसभा, यहाँ पे लोकसभा की बात नहीं चल रही है, विधानसभा। लोकसभा में तो क्या है, लोकसभा में एसटी में होती है 6 और एससी में है 4। ठीक है, एमपी की ये। लेकिन विधानसभा में 47 है एसटी की और 35 है एससी की। ठीक है। अब हमारे पास बोले कि अविभाजित मध्य प्रदेश जो है 2000 से पहले का, जो छत्तीसगढ़ के साथ में था, उस टाइम वहां पे सीटें कितनी थी। तो उस टाइम सीटें थी अपने पास कितनी, 320, 320 सीट थी। ठीक है। लेकिन वर्तमान में कितनी है, 230। और उसके बाद में ध्यान रखना कि अभी 2019 के अंदर ही 104वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, 2019 में 104th जो संविधान संशोधन हुआ, उसके द्वारा एक जो एंग्लो इंडियन सदस्य जो मनोनयन होता था, उस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। कब, किसमें किया गया, 104वें संविधान संशोधन के तहत 2019 में। और कहने का मतलब है 2000 से लेके 2019 के बीच में सीटें कितनी हुआ करती थी, 231। और 2019 के बाद में अब कितनी सीटें होती है, 230, जिसमें से एससी को कितनी जाती है, 35, एसटी को कितनी जाती है, 47। इतना पॉइंट ध्यान रखना है अपने को। और विधानसभा का कार्यकाल पूछे आपसे कोई कितना होता है, तो 5 वर्ष का होता है। और आपातकाल के समय में इसको 1 वर्ष के लिए अधिकतम बढ़ाया जा सकता है ना। अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए, तो अगर वो कार्यकाल जो है, जैसे मान लो अचानक से किसी ने अटैक कर दिया अपने ऊपर, तो उस टाइम चुनाव कराना इम्पोर्टेंट नहीं ना, उस टाइम तो कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मतलब किसी के अटैक कर दिया अपने स्टेट, एमपी पे मान लो, या फिर अपनी कंट्री पे किसी ने अटैक कर दिया, तो उस टाइम चुनाव वहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ऐसे केसेस में 1 वर्ष के लिए आगे स्थगित कर सकते हो आप, मतलब चुनावों को, और 1 वर्ष के लिए उसका कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, विधानसभा के कार्यकाल को। आई थिंक ये सिंपल बात है, आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। फिर है हमारे पास की सत्ता के केंद्र विधानसभा और विधानसभा भवन की तुलना। अब विधानसभा किस भवन में लगती है, कैसे लगती है, तो उसकी थोड़ी सी अपन बात करें। तो जो पुराना 1996 से पहले, 1996 से पहले जो पुराना भवन था, विधानसभा भवन जिसमें विधानसभा चलती थी, उसका नाम था मिंटो हॉल। क्या नाम था, मिंटो हॉल। और ये मिंटो हॉल अपने को पता है कि ऐतिहासिक धरोहर है और लंबे समय तक राज्य की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। ठीक है। और अब जो नया भवन है विधानसभा जिसमें चलती है एमपी की, वो है, उसका नाम है इंदिरा गांधी भवन। ठीक है, नया भवन का क्या नाम है, इंदिरा गांधी भवन। अब ये कहाँ पे है और कब इसका उद्घाटन कैसे हुआ, तो ध्यान से देखो कि 3 अगस्त 1996 को उस टाइम के जो आई थिंक राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति थे, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, उपराष्ट्रपति होंगे शायद, तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। जो नया भवन है इंदिरा गांधी भवन, तत्कालीन जो है उपराष्ट्रपति थे आई थिंक ये। और वास्तुकार कौन है इसका, चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया जो है भारत भवन के वास्तुकार भी ये रहे हैं, और यही अपने पास इंदिरा गांधी भवन के वास्तुकार थे।
और पुरस्कार भी मिला इस भवन को, आगा खां अवार्ड से सम्मानित है। ये अपने पास जो इंदिरा गांधी भवन है वो आगा खां अवार्ड से सम्मानित है। ये बेसिकली थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पहले मिंटो हॉल था, अभी इंदिरा गांधी भवन है, जहाँ पे विधानसभा चलती है अपनी। और 3 अगस्त 1996 से, और उसका उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने। ठीक है। अब अगला पॉइंट है विधानसभा में जो अपने पास है प्रमुख पदाधिकारी कौन कौन रहे हुए हैं। तो उनका विधानसभा मतलब पदाधिकारी मतलब यहाँ पे बेसिकली अपन विधानसभा अध्यक्ष की बात करने वाले हैं। तो ध्यान से याद रखना सबसे पहले कि प्रथम अध्यक्ष अपने पास थे पंडित कुंजीलाल दुबे, और इनका कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल वाले जो विधानसभा अध्यक्ष है वो भी कौन है? पंडित कुंजीलाल दुबे। मतलब इसको बेसिकली ये ऐसे याद रख सकते हो आप कि भाई विधानसभा भवन है तो उसकी सबसे पहले मतलब कुंजी, मतलब की, एक तरीके से की, चाबी, कुंजी वो किसने खोली? तो भाई कुंजी जिनके पास है, कुंजी है, कुंजीलाल दुबे हैं। बस सिंपल इस तरीके से याद रखिएगा। लगभग 10 साल तक इन्होंने अध्यक्ष के तौर पर रहे और प्रथम भी यही थे। ठीक है। दूसरा पॉइंट पूछा जाए आपसे कि सबसे कम कार्यकाल किसका रहा है अध्यक्ष के तौर पर, तो याद रखना तेजलाल टेमरे का रहा है। विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर सबसे कम कार्यकाल किसका है? सबसे कम समय का कार्यकाल किसका है? तेजलाल टेमरे का। कितना? मात्र 4 माह और 17 दिन का रहा है। तो इस तरीके से फिर आपसे पूछा जाए कि प्रथम उपाध्यक्ष कौन रहे हैं, मतलब विधानसभा जो भवन है उसमें उपाध्यक्ष कौन रहे हैं, तो श्री विष्णु विनायक सरवटे हैं। विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष रहे हैं विष्णु विनायक सरवटे। ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट है कि प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन रहा है। तो प्रथम नेता प्रतिपक्ष रहे हैं अपने पास विश्वनाथ यादव राय तामस्कर। कौन रहे हैं? श्री विश्वनाथ यादव राय तामस्कर। विश्वनाथ यादव राय तामस्कर कौन रहे हैं? विश्वनाथ यादव राय तामस्कर। ठीक है। ये नेता प्रतिपक्ष पहले रहे हैं और विपक्ष के प्रथम नेता रहे हैं। और पहली महिला नेता प्रतिपक्ष पूछा जाए तो ये याद रखना कौन रही है? श्रीमती जमुना देवी। ठीक है। अच्छा, अगर पूछा जाए कि पहले प्रोटेम स्पीकर कौन है, तो पहले प्रोटेम स्पीकर रहे हैं श्री काशी प्रसाद पांडे। और प्रोटेम स्पीकर जो है वो राज्यपाल द्वारा नवनियुक्त सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। ये हमें पता होना चाहिए प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है। ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधान के बारे में थोड़ा सा अगर अपन जान लें यहाँ पे, तो अनुच्छेद 153 क्या बोलता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है। और 7वें संविधान संशोधन से हमारे पास क्या लागू हो गया कि एक जो व्यक्ति है वो 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट अगर बोले कि संविधान का जो अनुच्छेद 154 है वो क्या कहता है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है। और वास्तविक शक्ति जो है वो सीएम में होती है। मतलब ये तो एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दिया, बट अनुच्छेद 154 क्या बोलता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। और अगर आपसे कोई पूछे कि वास्तविक शक्ति किसमें होती है तो वो सीएम बोले तो मुख्यमंत्री के अंदर निहित होती है। फिर अनुच्छेद 155 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति द्वारा सीधे नियुक्त किए जाते हैं। राज्यपाल को नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मतलब अनुच्छेद 154 में, सॉरी 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है जो कि कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। मतलब एक तरीके से सेंटर केंद्र की तरफ से होते हैं, ये केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं एक तरीके से। और फिर योग्यता 157 के अंदर इनकी योग्यता लिखी हुई है। और योग्यता में क्या होता है जनरली, एक तो भारत के नागरिक होने चाहिए। कहाँ के नागरिक होने चाहिए? भारत के। और दूसरा न्यूनतम आयु इनकी 35 ईयर होनी चाहिए। और ये कुछ मतलब बेसिकली योग्यताएं तो 2 ही है, 35 ईयर और भारत के नागरिक होने चाहिए। फिर संसद विधानमंडल का सदस्य या लाभ के पद पर बेसिकली नहीं होने चाहिए। और जनरली तो पहले तो ये भी कहा जाता था, मतलब ये धारणाएं हैं कि जो राज्यपाल है वो खुद के राज्य का नहीं होना चाहिए, बट ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। संविधान में सिर्फ 2 ही पॉइंट लिखे हुए हैं कि 35 ईयर होने चाहिए और वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। 35 वर्ष आयु जो है पूर्ण कर चुका हो। फिर लिखा है कार्यकाल। कार्यकाल किसमें? 156 के अंदर। सामान्यतः जनरली इनका 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये शपथ लेते हैं। तो राष्ट्रपति इनको जब चाहे तो हटा भी सकता है एक तरीके से, मतलब जब चाहे तब नहीं, बट हाँ एक तरीके से कुछ पॉइंट्स, मतलब कुछ ऐसे कंडीशन होने पे हटा भी सकता है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 5 वर्ष ही होगा, बट हाँ सामान्यतः 5 वर्ष का रहता है। ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट है कि 159 के अंतर्गत ये शपथ लेते हैं। और शपथ जो है राष्ट्रपति नहीं दिलाता है, शपथ इनको उच्च न्यायालय
का मुख्य न्यायाधीश, जो जिस स्टेट में ये मतलब जा रहे हैं उस स्टेट के उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो इनको शपथ दिलाता है आर्टिकल 159 के तहत। आर्टिकल 156 में इनका कार्यकाल लिखा है, सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, और योग्यता 157 में लिखी है। 155 में राष्ट्रपति इनको सीधे नियुक्त करता है, मतलब नियुक्ति के बारे में, और 154 में ये जो कार्यपालिका शक्ति जो है वो राज्यपाल में निहित होती है, और 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है। और 7वें संविधान संशोधन के बाद में ये बोल दिया गया कि एक राज्य मतलब एक व्यक्ति जो है एक से ज़्यादा राज्य का राज्यपाल भी हो सकता है, और ऐसे बहुत सारे व्यक्ति रहे हैं जो एक से ज़्यादा राज्य के राज्यपाल भी एक साथ में रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब शक्तियों का शस्त्रागार मतलब ये किस तरीके से रहता है, तो देखो कार्यपालिका शक्तियाँ। अब जो राज्यपाल है उसकी क्या क्या शक्तियाँ रहती हैं, तो पहला पॉइंट है कार्यपालिका शक्तियाँ। उसमें क्या है, मुख्यमंत्री, मंत्रियों और राज्य पीएससी अध्यक्ष जो हैं उनको, मतलब जैसे एमपी पीएससी के अध्यक्ष हैं या सदस्य हैं, और महाधिवक्ता और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति ये करते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि मुख्यमंत्री, मतलब मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने का काम, और ये मतलब एक तरीके से मतलब नियुक्ति का काम, सॉरी शपथ तो प्रोटेम स्पीकर वगैरह दिलाता है, तो नियुक्ति का काम मुख्यमंत्री का, मंत्री परिषद का बाकियों का, और जो राज्य के पीएससी जो है, एमपी पीएससी है जैसे, उसके अध्यक्ष या सदस्यों उनको एक तरीके से नियुक्त करना। महाधिवक्ता और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति ये कौन करता है, राज्यपाल करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है इनकी विधायी शक्तियाँ क्या होती है, लेजिस्लेटिव जो पावर्स है वो क्या होती हैं, तो वो इनकी आर्टिकल 174 के अंतर्गत होती हैं। कौन कौन सी, तो विधानसभा का सत्र आहूत करना, ठीक है, सत्र बुलाना, सत्र अवसान करना, और सीएम की सलाह पर विधानसभा भंग भी करना, ये भी इन्हीं का काम है। ठीक है, विधायी शक्तियों के अंतर्गत अंतर्गत आता है। फिर है अध्यादेश, तो आर्टिकल 213 के तहत ये अध्यादेश जारी कर सकते हैं। जब विधानसभा सत्र में न हो तो कानून बनाने हेतु तो अध्यादेश जारी करने का काम आर्टिकल 213 के अंतर्गत किसका होता है, राज्यपाल का होता है। और राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है 123 में होता है। ठीक है, वो राष्ट्रपति में अध्यादेश कर सकता है। और क्षमादान की जो शक्तियां हैं, अब अगर आपको थोड़ा सा पता हो तो अभी क्षमादान की शक्तियों पे एक मतलब इस पे कोई एक राज्यपाल पर इस पे कोई पॉइंट भी आया है, अभी कुछ न्यूज़ भी आई है, लेटेस्ट न्यूज़, वो भी मैं बताऊंगा आपको कभी। तो समाधान की जो शक्तियाँ, आर्टिकल 161 राज्य कानून के तहत सजा को कम या माफ करना, ये समाधान की शक्ति राज्यपाल के पास है। और ये मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता, जबकि आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति जो वो मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है। अब ये वाला जो है काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आई थिंक केरल या कहीं पे कुछ ऐसा हुआ था सीन, तो जिसको फिर सुप्रीम कोर्ट में वो केस गया था, तो उन्होंने क्या बोला कि क्षमादान जो शक्ति है वो राज्यपाल खुद के बेसिस पे नहीं ले सकता कि किसको समाधान करना है किसको नहीं करना। इसके लिए उसको मंत्री परिषद या मुख्यमंत्री उन सब की सलाह के बेसिस पे करना होगा, क्योंकि वो एक सिर्फ नाम मात्र का संवैधानिक प्रमुख है। एक्चुअल में मतलब सारी शक्तियां उसके पास नहीं है, वो सिर्फ एक तरीके से बोला जाए तो एक नाम मात्र संवैधानिक प्रमुख है। तो इसीलिए जो समाधान की शक्ति है इसका उपयोग वो मुख्यमंत्री और बाकी मंत्री परिषद की सलाह के बेसिस पे कर सकता है, सिर्फ खुद के बेसिस पे नहीं कर सकता डायरेक्टली कि ये मेरे को काम सही लग रहा है, ये गलत लग रहा है, इसको मैं माफ कर देता हूँ, इसको नहीं करता हूँ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, करंट में ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना है। 161 आर्टिकल के तहत राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्तियाँ होती है, और वो उसको पूर्णतः माफ नहीं कर सकता, किसको, मृत्युदंड को पूर्णतः माफ नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा, अब क्या है अपने पास, तो एक बार विशिष्ट सबसे अपन थोड़ा कुछ और पॉइंट देख लेते हैं राज्यपाल के बारे में। तो प्रथम एवं सबसे छोटा कार्यकाल किस राज्यपाल का रहा है, तो देखो डॉक्टर जो पट्टाभी सीतारामैया है, ये अपने कर्नाटक के थे। तो पट्टाभी सीतारामैया जो है वो प्रथम राज्यपाल, और इनका सबसे छोटा कार्यकाल रहा है ऑलमोस्ट 7 मंथ और 12 दिन का। ठीक है, पहले और सबसे छोटा कार्यकाल पट्टाभी सीतारामैया का रहा है। ठीक है, फिर है सबसे लंबा कार्यकाल, तो सबसे लंबा कार्यकाल रहा है हरि विनायक पाटस्कर का। किसका, हरि विनायक पाटस्कर का, लगभग 7 वर्ष से भी ज्यादा रहा है। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास अगर अपन अगला पॉइंट बात करें कि महिला नेतृत्व में महिलाओं में कौन है ऐसी जो राज्यपाल बनी हुई है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें नाम है श्रीमती सरला अग्रवाल।
ये पहली महिला जो राज्यपाल बनी थी, और इनकी नियुक्ति के समय इनकी उम्र कितनी थी? 61 ईयर, जो सबसे कम उम्र थी उस टाइम राज्यपाल की। मतलब उस तरीके से देखा जाए तो जो सबसे कम उम्र में राज्यपाल भी बनी है और पहली महिला राज्यपाल भी थी एमपी की। कौन? श्रीमती सरला ग्रेवाल। और दूसरी महिला राज्यपाल कौन थी? आनंदीबेन पटेल। ठीक है। अब अगर आपको पूछा जाए कि कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में मतलब कौन काम किया है, तो जस्टिस पीवी दीक्षित जो है उनका सबसे कम कार्यकाल है, और वो भी कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में मात्र 7 दिन का। ठीक है। अच्छा, फिर अगर अपन बोले कि कार्यकाल के दौरान मृत्यु किसकी हुई, ऐसे कौन से राज्यपाल है जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई, तो याद रखना श्री राम प्रकाश गुप्त। इंपॉर्टेंट है, राम प्रकाश गुप्त, इनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। और लोकसभा अध्यक्ष भी ये रहे हुए हैं। अच्छा नहीं, ये पॉइंट अलग है कि जो राज्यपाल भी हो और साथ में लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हो, वैसे कौन से हैं? डॉक्टर बलराम जाखड़। तो ये भी इम्पोर्टेंट है अपने आप में कि डॉक्टर बलराम जाखड़ जो है वो राज्यपाल भी रहे हुए हैं एमपी के, और साथ में लगातार 2 बार ये लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। ठीक है। और ऐसे कौन से राज्यपाल थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु होगी? राम प्रकाश गुप्त। ठीक है। अच्छा, फिर है जन्म स्थान के बारे में। तो मध्य प्रदेश के बाहर जन्मे जो है वो डॉक्टर भाई महावीर जो है, डॉक्टर भाई महावीर अभी वर्तमान का जो लाहौर है पाकिस्तान का, वहाँ पे जन्मे जन्मे हुए हैं। ठीक है। और पट्टाभी सीतारामैया को तो पता ही है अपने को, कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश के थे, जो एमपी के पहले राज्यपाल भी थे। और मध्य प्रदेश में जन्मे राज्यपाल में एक एन वांचू जो है, श्री एन वांचू, वो कहाँ पे जन्मे थे? सतना में। मतलब वो कहाँ के थे? मूलतः निवासी एक तरीके से सतना के। कौन? श्री एन वांचू। तो देखो, ये वाला जो स्लाइड है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट फिर से बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। पहला पूछा जाएगा कि सबसे प्रथम राज्यपाल कौन थे, और सबसे कम मतलब कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन थे? तो पटाभी सीतारामैया थे, जिनका कार्यकाल भी कम था, पूर्णकालिक मतलब कार्यकाल वाले ये थे, और कार्यकाल भी कम था, और दूसरा पहले भी यही थे। फिर पूछा जाए कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, तो हरिविनायक पाटस्कर। कितना? लगभग 7 साल से भी ज़्यादा था। ठीक है, हरिविनायक पाटस्कर। फिर महिला नेतृत्व पूछा है तो सरला ग्रेवाल पहली थी, और उसके बाद में आनंदीबेन पटेल थी, और सरला ग्रेवाल जो है सबसे कम उम्र में बनने वाली महिला राज्यपाल भी थी। फिर कार्यवाहक में पूछा है तो जस्टिस पीवी दीक्षित का सबसे कम कार्यकाल है, मात्र 7 दिन का है। और इसके बाद में पूछा जाए कि अपने पास ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, तो राम प्रकाश गुप्त है। और ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो 2 बार, लगातार 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रहे हुए हैं, तो वो हैं डॉक्टर बलराम जाखड़। फिर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश से बाहर जन्मे हुए, बेसिकली यह पूछा जाए कि अ, पाकिस्तान में जन्मे हुए, वर्तमान के पाकिस्तान में जन्मे हुए ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो एमपी के राज्यपाल रहे हैं, तो लाहौर पाकिस्तान में जन्मे हुए डॉक्टर भाई महावीर। और ऐसे ही पट्टाभी सीतारमैया भी कहाँ पे जन्मे थे? आंध्र प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में जन्मे हुए श्री एन वांचू सतना के थे। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे अपने पास मुख्यमंत्री का जनादेश और मंत्री परिषद का गणित समझते हैं अभी थोड़ा सा। तो हमारे पास क्या है कि संविधान जो आधार है उसमें अनुच्छेद 163 163 क्या बोलता है कि राज्यपाल को सहायता सलाह हेतु मंत्री परिषद, जिसका मुखिया होगा मुख्यमंत्री, वो होनी चाहिए। ये कौन बोलता है? आर्टिकल 163। तो आर्टिकल 164 क्या बोलता है कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी। ये आर्टिकल कौन बोलता है? 164। आर्टिकल 163 ने तो क्या बोला कि राज्यपाल को सहायता करने के लिए मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होना चाहिए। फिर आर्टिकल 164 क्या बोल रहा है कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। फिर आर्टिकल 167 क्या बोल रहा है कि प्रशासन संबंधी जानकारी जो है वो राज्यपाल को देना सीएम का कर्तव्य है। मतलब ये कौन सा आर्टिकल बोलता है कि प्रशासनिक संबंधी जो जानकारी है, प्रशासन संबंधी जो जानकारी है वो मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को देना उसका कर्तव्य है। तो आर्टिकल 167 बोलता है ये। अच्छा, मंत्री परिषद का गणित क्या है? लगभग हमारे पास जो मंत्री परिषद है, कितने मंत्री हो सकते हैं मैक्सिमम, तो टोटल जो सीट्स हैं उनका 15%, 15% ही मंत्री अपने पास हो सकते हैं। ठीक है। तो अगर अपन बोले, और यहाँ पे
तो 15% से अधिक नहीं हो सकते मंत्री, ठीक है। अगर 230 सीटों का 15 करें तो लगभग 34.5, मतलब 34 या 35 से ज़्यादा अपने पास मंत्री यहाँ पे नहीं हो सकते एमपी के अंदर, ठीक है। मैक्सिमम मंत्रियों की संख्या कितनी होगी, 34 या 35 अप्रोक्सीमेटली अगर बोले अपन, तो 34 से ज़्यादा, 34 से ज़्यादा या 35 से ज़्यादा अपने पास मंत्री नहीं हो सकते हैं, मैक्सिमम 15% हो सकते हैं, ठीक है। तो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा में सदस्यों की 15% से अधिक नहीं हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब चीफ मिनिस्टर के बारे में बात करें, अभी तक कितने चीफ मिनिस्टर रहे हुए हैं, या फिर रहे हुए तो बहुत सारे हैं, लेकिन किन की क्या उपलब्धियां हैं, कौन कौन किस किस टाइम पे स्पेशल कुछ केसेस हैं उनको देखते हैं। तो पहला मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल। अगर आपको याद है तो देखो, शुरुआत में मैंने बताया था कि पंडित रविशंकर शुक्ल जो है वो मध्य प्रदेश अलग होने से पहले भी कहीं जो अपने पास जो यहाँ पे था, क्या बोलते हैं, शुरुआत में मैंने पढ़ाया था, देखो यहाँ पे लेके चलता हूँ मैं। हाँ, ये देखो, पंडित रविशंकर शुक्ल, ये नागपुर और बरार ये वाला क्षेत्र जो है, यहाँ के ये सीएम थे, है ना, नागपुर और बरार वाले क्षेत्र के। और एमपी अलग मतलब रहने के बाद में पहले मुख्यमंत्री भी यही बने थे, ठीक है। तो पंडित रविशंकर शुक्ल जो है ये पहले मुख्यमंत्री थे, और इनका जन्म कहाँ पे हुआ है, सागर में, ये सागर के थे, सागर जिले से संबंधित थे। फिर पूछा जाए सबसे लंबा कार्यकाल किसका है, तो अपने मामा शिवराज सिंह चौहान का सबसे लंबा कार्यकाल, और मामा का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, बुधनी है, बुधनी रहा हुआ है, ठीक है। चलो, अगला पॉइंट है सबसे छोटा कार्यकाल, श्री अर्जुन सिंह। अब देखो, अर्जुन सिंह के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कुछ कुछ, अब आपको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। बेसिकली अर्जुन सिंह जो 3 बार टोटल मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, ठीक है, एमपी के। तो अगर आपको वैसे पूछा है कि सबसे छोटा कार्यकाल, तो बिल्कुल डेफिनेटली किसका है, अर्जुन सिंह का। मात्र एक दिन के लिए 11 मार्च 1985 को एक दिन के लिए सीएम बने थे। लेकिन इसके अलावा भी उनके बड़े बड़े कार्यकाल भी हैं, क्योंकि ये टोटल 3 बार सीएम रहे हैं, तो इस पे स्पेशल केस ध्यान रखना अर्जुन सिंह का। ये आगे मैं और फैक्ट्स भी कुछ इसके बताऊंगा। चलो आगे चलते हैं। प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछा जाए तो वो है श्री राजा नरेश चंद्र सिंह। पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है, श्री राजा नरेश चंद्र सिंह। ये सारंगढ़ रियासत के थी, और मात्र 13 दिन के लिए इनको मुख्यमंत्री बनाया गया, 13 दिन के लिए मात्र मुख्यमंत्री ये बने। प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम याद रखना, उमा भारती रही है, और उमा भारती का संबंध कहाँ से रहा है, डोंडा टीकमगढ़ से रहा है, ये डोंडा टीकमगढ़ में जन्मी हुई है। फिर वर्तमान जो है वो याद रखना कौन सी विधानसभा चल रही है, 16वीं विधानसभा, 16 विधानसभा चल रही है, और इसके मुख्यमंत्री आपको पता है डॉक्टर मोहन यादव है, और उज्जैन जो है दक्षिण से, उज्जैन दक्षिण का जो हिस्सा है वहां से ये विधायक थे, ठीक है। अब कुछ रोचक तथ्य मैं आपको बताता हूँ कि उपनाम और उपाधियां कुछ हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राजनीति के संत किसको बोला जाता है, तो राजनीति के संत हैं अपने पास श्री कैलाश चंद्र जोशी। कौन रहे हैं, कैलाश चंद्र जोशी। और ये पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, और 1977 के अंदर, ठीक है, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे कैलाश चंद्र जोशी। फिर अगर बोला जाए कि एमपी की राजनीति का चाणक्य किसको बोला जाए, तो वो है श्री द्वारका प्रसाद मिश्र, ये भी सीएम रहे हुए नो डाउट। तो चाणक्य किसको बोला जाता है, एमपी की राजनीति को किसको बोला जाता है, श्री द्वारका प्रसाद मिश्र को। और इनकी जो आत्मकथा है वो लिविंग एन एरा, इसके अंदर इनकी आत्मकथा लिखी हुई है। और बुलडोजर मंत्री किसको बोला जाता है, श्री बाबूलाल गौर को बुलडोजर मंत्री बोला जाता है। हालांकि आजकल तो यूपी में योगी बाबा को बोला जाता है, लेकिन बुलडोजर मंत्री यहाँ पे किसको बोला गया एमपी में, श्री बाबूलाल गौर को बुलडोजर मंत्री। एमपी का चाणक्य, एमपी की राजनीति का चाणक्य द्वारका प्रसाद मिश्र, और इनकी आत्मकथा लिखी हुई किसमें, लिविंग एन एरा बुक है इनकी। और राजनीति के संत किसको बोला था, कैलाश चंद्र जोशी को, और ये प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी थे 1977 के अंदर, ठीक है। उप मुख्यमंत्री की बात करी जाए तो राजनीतिक पद स्पष्ट संवैधानिक, मतलब उप मुख्यमंत्री का जो है ये पॉइंट क्या है कि उप मुख्यमंत्री की बात करी जाए तो संविधान में कोई ऐसा कोई पद नहीं है उप मुख्यमंत्री का। वो बस ऐसे ही क्या, लोगों को खुश करने के लिए पद एक तरीके से क्रिएट कर दिया गया है, ठीक है। तो प्रथम और पहली महिला जो है वो उप मुख्यमंत्री रही है, कौन, श्री जमुना देवी, जो कि अपने पास याद रखना कि पहली महिला प्रतिपक्ष भी मतलब विपक्ष की नेता भी थी। और वर्तमान 2023 से जो है अपने पास जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल जो है अपने पास, वो
उप मुख्यमंत्री है। और आपको अगर पता है तो वर्तमान जो बजट जो है वो पेश किसने किया, जगदीश देवड़ा ने ही वर्तमान बजट पेश किया था। मतलब ये राजेंद्र शुक्ल का नाम तो शायद ही कोई जानता होगा अभी, लेकिन ये भी याद रखना कि ये भी साथ में उप मुख्यमंत्री है। और उप मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में दो हैं, एक तो श्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल। ठीक है, तो जगदीश देवड़ा अपने पास है और एक राजेंद्र शुक्ल, और 2023 से ये दोनों हैं। और श्रीमती जमुना देवी जो है पहली महिला, और प्रथम भी यही थी और पहली महिला भी यही थी, उप मुख्यमंत्री जमुना देवी। ठीक है, और पहली महिला नेता प्रतिपक्ष भी अपने पास जमुना देवी थी। अब रोचक तथ्य एक पॉइंट लिखा है अपने पास कि श्री गोविंद नारायण सिंह के समय सदन की नेता राजमाता विजय राजे सिंधिया थी। याद रखना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि गोविंद नारायण सिंह जो है अपने पास, वो जिस टाइम मुख्यमंत्री थे उस टाइम में सदन की नेता जो है वो राजमाता विजय राजे सिंधिया थी। मतलब समझ रहे हो, एक बहुत बड़ी बात है ये कि राजमाता विजय राजे सिंधिया बहुत बड़ा नाम था उस टाइम, उनके सामने उनके होते हुए भी श्री गोविंद नारायण सिंह वहाँ पे मुख्यमंत्री थे। और श्री प्रकाश चंद्र सेठी योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रकाश चंद्र सेठी। एक छोटा सा पॉइंट है, याद रख लेना। फिर अगर अपन आगे चलें कि ऐतिहासिक घटनाक्रम अपन देखते हैं थोड़ा सा। एक तो अपने पास एमपी में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, वो इम्पोर्टेंट है। और तीन जो राष्ट्रपति शासन लगे हैं 1977 में, 1980 में और 1992 में। और फिर हमारे पास एक ऐतिहासिक घटनाक्रम हुआ था, पंचायती राज व्यवस्था का आना। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, 3 बार राष्ट्रपति शासन, तो उस टाइम पूछा जाएगा अपने से कौन वहाँ पे सीएम था और कौन वहाँ पे राज्यपाल था। दूसरा पॉइंट, एक भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी उस टाइम पे कौन सीएम था और कौन राज्यपाल था। ठीक है, और एक पॉइंट है अपने पास कि 1994 में जो पंचायती राज व्यवस्था आई थी, जिसको 2000 मतलब 1994 में ही लागू हो गया था एमपी में, तो उस टाइम, और या फिर अपने पास जब एमपी जो एकदम अलग हुआ था छत्तीसगढ़ से 2000 के अंदर, उस टाइम कौन वहाँ पे सीएम और कौन क्या था, वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अपन यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले देखो 1977 के अंदर मेरे पास पहला राष्ट्रपति शासन लगा था। तो अपने आप में ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया कि एमपी में पहला राष्ट्रपति शासन कब लगा था, 1977 में। अब जब ये राष्ट्रपति शासन लगा था तब तो यहाँ पे सीएम कौन थे, श्यामचरण शुक्ल। और राष्ट्रपति शासन के बाद में इनको हटा के कैलाश चंद्र जोशी जो है वो यहाँ पे सीएम बन गए थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पहले राष्ट्रपति शासन के दौरान उस वक्त यहाँ पे सीएम कौन थे, तो क्या बताओगे, मतलब श्यामचरण शुक्ल। और उसके बाद में कैलाश चंद्र जोशी बने थे। अब 1977 के बाद में 3 साल बाद में जस्ट आफ्टर 3 ईयर फिर से यहाँ पे क्या लग जाता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है दूसरा। अब दूसरा राष्ट्रपति शासन जब लगता है उस टाइम पे जो कैलाश चंद्र जोशी है उनको तो हटा दिया जाता है। मतलब जब लगता है तब तो कैलाश चंद्र जोशी होते हैं, उसके बाद में उनको हटा के और किसको बना दिया जाता है, सुंदरलाल पटवा। किसको बना दिया जाता है, सुंदरलाल पटवा को। ठीक है, अब गवर्नर की बात करी जाए तो 1977 में जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो गवर्नर कौन था, सत्यनारायण सिन्हा। ठीक है, मतलब राज्यपाल कौन था, सत्यनारायण सिन्हा। और दूसरा राष्ट्रपति शासन के टाइम पे गवर्नर कौन था, सीएम पुनाचा। ठीक है, सत्यनारायण सिन्हा और सीएम पुनाचा, याद रखना। फिर अगर अपन बोले कि भोपाल की इस त्रासदी जो हुई थी 1984 में, उस टाइम अपने पास सीएम कौन था, तो याद रखना अर्जुन सिंह। और याद रखना यही अर्जुन सिंह जो है वो सबसे कम कार्यकाल के सीएम भी रहे हैं एक दिन के लिए, क्योंकि ये टोटल 3 टाइम सीएम रहे हुए हैं। और जब भोपाल की इस त्रासदी हुई थी उस टाइम चांडी जी जो थे, प्रोफेसर के एम चांडी, ये अपने पास राज्यपाल थे। फिर 1992 का टाइम आया, 1992 में फिर से राष्ट्रपति शासन जब लगा उस टाइम जो अपने पास है वो मुख्यमंत्री फिर से अपने पास सुंदरलाल पटवा थे। और उस टाइम गवर्नर कौन थे, कुंवर महमूद अली खान। ठीक है, 1992 में सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री थे और कुंवर महमूद अली खान जो है अपने पास वो राज्यपाल थे। फिर अगर अपन बात करें कि 1994 में जो पंचायती राज आया था और 2000 में छत्तीसगढ़ विभाजन था, उस टाइम में सीएम तो दोनों ही टाइम कौन थे, दिग्विजय सिंह थे। दोनों ऐतिहासिक घटनाओं के टाइम पे सीएम कौन थे, दिग्विजय सिंह। लेकिन लेकिन अगर अपन बोले कि जब अपने पास पंचायती राज आया था कानून, उस टाइम पे
मतलब 1994 में, उस टाइम पे हमारे पास राज्यपाल कौन थे, तो मोहम्मद सफ़ी कुरैशी। थोड़ा छोटा लिखा होगा, दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको। देखो यहाँ पे लिखा है मोहम्मद सफ़ी कुरैशी। मोहम्मद सफ़ी कुरैशी, इनका कार्यकाल 1930 मतलब 1993 से 1998 तक था। और उसके बाद में ये जस्ट जैसे ही ख़त्म हुआ इनका कार्यकाल, मतलब उसके बाद में जब एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उस टाइम पे राज्यपाल कौन थे, गवर्नर कौन थे, डॉक्टर महावीर भाई। और याद करो, इन्हीं महावीर भाई का जो जन्म है वो वर्तमान पाकिस्तान के लाहौर जगह पे हुआ था। ठीक है, चलो कुछ एक पॉइंट्स अपन देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन शपथ उसको हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, जो कि आर्टिकल 159 के तहत होता है, ये पता है अपने को। ऑर्डिनेंस जो है राष्ट्रपति का अध्यादेश आर्टिकल 123 के तहत होता है, और राज्यपाल का 213 के तहत होता है। सिंपल बात है। तो फिर हमारे पास है कि एंग्लो इंडियन जो अपडेट हुई थी, वर्तमान विधानसभा में 230 सीटें और 104वें संविधान संशोधन के बाद में मतलब 231 जो सीटें थी उनको, मतलब वो विकल्प नहीं रहेगा, मतलब 231 की जगह कितनी होगी, 230 होगी। ये सिंपल पॉइंट लिखा हुआ है। फिर शॉर्टेस्ट में, अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है हमारे पास कि सबसे कम कार्यकाल जो राज्यपाल है वो जनरली डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया है, 7 माह के। जबकि कार्यवाहक पूछा जाए कि, मतलब ये तो परमानेंट वाले थे, और कार्यवाहक राज्यपाल में पूछा जाए तो अपने पास पीवी दीक्षित है। मतलब पूर्णकालिक राज्यपाल में पूछा जाए जिनका कार्यकाल सबसे कम है तो पट्टाभी सीतारामैया है, लेकिन कार्यवाहक राज्यपाल के बारे में पूछा जाए तो पीवी दीक्षित है। या फिर नॉर्मल पूछा जाए तो, मतलब सिंपल पूछा है तो पीवी दीक्षित अगर ऑप्शन में है तो पीवी दीक्षित होगा। लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ है कि पूर्णकालिक या फिर कार्यवाहक, तो फिर उसके हिसाब से आंसर देना आपको। ठीक है, फिर अगला पॉइंट अपने पास कि पहले गैर कांग्रेसी सीएम जो है वो बाबूलाल गौर या सुंदरलाल पटवा नहीं, जबकि कैलाश चंद्र जोशी थे, ये अपन ऊपर पढ़ चुके हैं। मतलब ठीक है, तो पॉइंट लिखा है ऐसे ही। चलो अब आगे चलते हैं अपन, और आगे अपन पढ़ते हैं यहाँ पे कार्यपालिका और प्रशासन, न्यायपालिका और स्थानीय सुशासन। ये ठीक है अपने पास यहाँ पे पॉइंट। अब देखो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे शुरू करते हैं कि राज्य शासन जो है वो किस तरीके से रहता है। तो ये अपन ने देखा कि कार्यपालिका होती है जिसमें मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे अपन। अब प्रशासन कैसे चलता है, तो उसमें सचिवालय और मुख्य सचिव जो रहता है वो वाला पॉइंट अपन देखेंगे। और फिर न्यायपालिका कैसे काम करती है, उच्च न्यायालय जिसमें पढ़ेंगे अपन। और स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज एवं नगरीय निकाय अपन पढ़ने वाले हैं। तो अगले पॉइंट में अपन ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। तो कार्यपालिका का बेसिकली काम क्या होता है, नीति नीति जो निर्माण और नेतृत्व करना। प्रशासन का काम जो है सचिवालय और मुख्य सचिव, और संचालन और क्रियान्वयन का काम करता है। और न्यायपालिका कानून और न्याय बनाता है, एक तरीके से न्याय करता है। और स्थानीय स्वशासन क्या करती है, जमीनी लोकतंत्र का काम करती है। अब देखो हमारे पास जनरली ये उद्भव किस तरीके से हुआ है जनरली चीज़ों का। 3 चीज़ें अपन ने देखी कि भी राज्यपाल जो है वो क्या करता है, अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री और बाकी मंत्री परिषद को नियुक्त करता है ना, मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। अब मुख्यमंत्री क्या करता है, आर्टिकल 167 के तहत राज्यपाल को प्रशासन संबंधी जानकारी देने का कर्तव्य उसका है, ये अपन ऊपर भी पढ़ चुके हैं बात। फिर आर्टिकल 163 क्या बोलता है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद की जरूरत होती है अपने पास, है ना। तो 163 के अंतर्गत मंत्री परिषद की जरूरत है। 164 में जो राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री को एक तरीके से नियुक्त करता है। और मुख्यमंत्री क्या करता है, आर्टिकल 167 के तहत राज्यपाल को प्रशासन संबंधी जानकारी देने के लिए उत्तरदायी होता है, ये उसका कर्तव्य है। और 15% का नियम तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि टोटल मंत्री परिषद की संख्या मुख्यमंत्री को मिलाते हुए 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब 34 या 35 से ज़्यादा मुख्यमंत्री नहीं हो सकते एमपी की विधानसभा में। ठीक है, अब अगला पॉइंट अपने पास कि प्रथम मुख्यमंत्री। तो प्रथम मुख्यमंत्री को अपन पहले ही देख चुके हैं कि कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल, जिनका जन्म कहाँ पे हुआ, सागर में। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है, कैलाश चंद्र जोशी रहे हुए हैं, जिनको जिनको राजनीति का संत भी बोला गया। और पहली महिला मुख्यमंत्री कौन रही है, उमा भारती, जिनका डूंडा टीकमगढ़ क्षेत्र रहा है। प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री कौन रहे, राजा नरेश चंद्र सिंह, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। इनका एरिया कौन सा था, सारंगढ़ रियासत। सबसे छोटा वास्तविक कार्यकाल इनका 13 दिन का रहा है, ये भी अपन देख चुके हैं।
सबसे लंबा कार्यकाल शिवराज सिंह चौहान, बुधनी क्षेत्रता। सबसे छोटा कार्यकाल अर्जुन सिंह का 1 दिन का रहा हुआ है। चाणक्य किसको बोला गया है, तो द्वारका प्रसाद को मध्य प्रदेश की राजनीति का चाणक्य बोला गया। आत्मकथा लिविंग एन एरा। और प्रथम उप मुख्यमंत्री श्री जमुना देवी बनी थी, जो कि अपने पास याद करो कि पहली महिला नेता प्रतिपक्ष भी रही हुई है। अब इम्पोर्टेंट क्या पॉइंट्स अपने पास थे कि 1967 से 69 के बीच में सदन की नेता राजमाता विजयराजे सिंधिया थी, लेकिन मुख्यमंत्री कौन थे, गोविंद नारायण सिंह थे। ये इम्पोर्टेंट बात रही। 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, जिसमें मुख्यमंत्री कौन थे, याद रखना भोपाल गैस ट्रेजेडी के टाइम में मुख्यमंत्री कौन थे, अर्जुन सिंह। अब हम ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे मैंने एक पॉइंट डाला है। मैंने ये बोला कि अर्जुन सिंह बेसिकली क्या है, 3 बार सीएम रहे हैं। तो त्रासदी जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसके पहले 5 वर्षीय कार्यकाल इनका पहले हो चुका था, और 1 दिन बीच में रहा था, और फिर वापस ये बन गए थे। तो 80 से 85 के बीच में ये रहे हुए हैं, और फिर 1 दिन का कार्यकाल आया था इनका, और फिर 85 के बाद में फिर से 1 बार रहे हुए हैं। ठीक है। और वर्तमान 16वीं विधानसभा चल रही है, जिसमें मोहन यादव जो है वो मुख्यमंत्री हैं। 13 दिसंबर 2023 को इन्होंने शपथ ली थी, और इनका जो क्षेत्र है वो उज्जैनी दक्षिण है। ठीक है। अब बात करते हैं अपन सचिवालय के बारे में। अब सचिवालय क्या काम करता है, बेसिकली नीति निर्माण का काम करता है। ठीक है। अब मध्य प्रदेश का सचिवालय कहाँ से चलता है, तो ये बेसिकली वल्लभ भवन के अंदर है। वल्लभ भवन के अंदर, जो कि अरेरा हिल्स में है और भोपाल में। अरेरा हिल्स भोपाल में है। ठीक है। और सचिवालय में कार्य कैसे करता है, तो राज्य शासन का सर्वोच्च कार्यालय जो है वो सचिवालय होता है। राज्य शासन का सर्वोच्च कार्यालय क्या होता है, सचिवालय होता है। और ये काम क्या करता है, बेसिकली नीति निर्माण का काम करना और मंत्रियों को सलाह देने का काम करता है सचिवालय। नीति निर्माण का काम करता है और मंत्रियों को सलाह देने का काम करता है। संचालय, अब इसको मतलब जो नीति निर्माण कर तो दिया सचिवालय ने, अब इसका क्रियान्वयन कौन करेगा, तो वो करता है अपने पास संचालनालय, मतलब ये करता है, क्रियान्वयन करता ये होता है अपने पास। और ये है कहाँ पे, तो ये बेसिकली सतपुड़ा भवन में है, और विंध्याचल भवन जो है वो भोपाल में है। सतपुड़ा भवन और विंध्याचल भवन भोपाल में। ठीक है। वहाँ से ये काम चलता है इनका। और सचिवालय द्वारा बनाई गई नीतियों को धरातल पर लागू करने का काम किसका होता है, संचालनालय का काम होता है। ठीक है। ध्यान रखना इस पॉइंट को। चलो आगे चलते हैं। अब मुख्य सचिव जो है वो क्या करता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं अपन कि राज्य का प्रथम नागरिक सेवक। अब देखो, फर्स्ट सिविल सर्वेंट जो है वो पूछा जाए राज्य का, वो कौन होता है, मुख्य सचिव। और प्रशासनिक तंत्र का मुखिया सीनियर आईएएस अधिकारी होता है, कौन, मुख्य सचिव। मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति होती है इसकी, एक तरीके से मुख्यमंत्री द्वारा, कोई निश्चित इसका कार्यकाल नहीं होता है मुख्यमंत्री का। बेसिकली ये प्रमुख सलाहकार के रूप में काम करता है मुख्य सचिव। ठीक है ना। तो इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, मुख्यमंत्री के ऊपर निर्भर करता है। और पहले जो अपने पास है प्रथम मुख्य सचिव कौन रहे हैं, तो श्री एच.एस. कामत रहे हैं। श्री एच.एस. कामत जो है, एच.एस. कामत जो है वो पहले मुख्य सचिव रहे हैं। और पहली महिला मुख्य सचिव कौन रही है, श्रीमती निर्मला बुच। श्रीमती निर्मला बुच पहली महिला मुख्य सचिव रही है। और पहले मुख्य सचिव कौन रहे, एच.एस. कामत। वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है, श्रीमती वीरा राणा। वीरा राणा है अभी। 3 पॉइंट फिर से बोलेंगे अपन कि पहले मुख्य सचिव कौन रहे, एच.एस. कामत। ये बेसिकली काम क्या करते थे, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार होते थे। ठीक है। और ये इसी को बोला जाता है प्रथम नागरिक सेवक, फर्स्ट सिविल सर्वेंट जो है राज्य का, वो मुख्य सचिव होता है। प्रशासनिक तंत्र का मुखिया होता है, सीनियर आईएएस अधिकारी होता है। ठीक है। और एच.एस. कामत जो पहले थे, फिर महिला में बोली जाए तो श्रीमती निर्मला बुच थी, और फिर वर्तमान में बोला जाए तो श्रीमती वीरा राणा है। ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट अगर अपन बोले तो विशेष दूसरे मुख्य सचिव RCPV नरोना के नाम पर। अब ये इम्पोर्टेंट है, नरोना जी जो है, RCPV नरोना जो है, उनके नाम पर भोपाल में प्रशासनिक अकादमी की स्थापना करी गई है 1966 में। जो 2 नंबर के मुख्य सचिव थे RCPV नरोना, है ना। 1 नंबर की कौन थे, एच.एस. कामत। 2 नंबर पे कौन रहे, RCPV नरोना। उनके नाम पर भोपाल में प्रशासनिक अकादमी शुरू की गई, स्थापना जिसकी 1966 में हुई थी।
ठीक है, यहीं पे ही जो एमपीपीएससी में सेलेक्ट जो बच्चे होते हैं उनको ट्रेनिंग यहीं पे दी जाती है। फिर अगला पॉइंट है अपने पास, राज्य के प्रमुख पदाधिकारी। तो याद रखना है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है, सिंपल सी बात है। वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश होता है। और सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी या फिर ये भी बोला जाए कि राज्य का प्रथम प्रशासनिक अधिकारी या प्रथम नागरिक सेवक कौन होता है, सिविल सर्वेंट कौन होता है? तो वो होता है मुख्य सचिव, ठीक है, राज्य का। और सर्वोच्च पुलिस अधीक्षक तो हमें पता है डीजीपी होता है, और सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महाअधिवक्ता होता है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब उच्च न्यायालय के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में बात करते हैं। अब हाई कोर्ट में क्या है अपने पास कि संवैधानिक आधार जो है वो अनुच्छेद 214 के अंतर्गत रहता है हाई कोर्ट का। और इसकी स्थापना जो है 2 जनवरी 1936 को नागपुर में हुई थी, सबसे पहले तो आज़ाद भारत से पहले तो। लेकिन उसके बाद में जो आज़ाद भारत में सबसे पहले 1956 में 1 नवंबर 1956 को सबसे पहले कहाँ बनाया गया अपने पास? जबलपुर में बनाया गया हाई कोर्ट। कहाँ पे? जबलपुर में, 1 नवंबर 1956 को जबलपुर में। और अभी जबलपुर में ही है, मुख्य जो पीठ है वो जबलपुर में ही है, ठीक है। तो भवन जबलपुर भवन का डिजाइन हेनरी इरविन द्वारा तैयार किया गया है, हेनरी इरविन ने। और इसकी खंडपीठ जो है बाद में वो इंदौर और ग्वालियर में स्थापित करी गई। कब? 28 नवंबर 1968 में। तो हाई कोर्ट की बात करी जाए तो बेसिकली कहाँ पे? जबलपुर में। कब स्थापना हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। फिर उसके बाद में 28 नवंबर 1968 को, 28 नवंबर 1968 में इसकी खंडपीठ जो है वो इंदौर और ग्वालियर में भी स्थापित करी गई। तो ध्यान रखना, जबलपुर में है वैसे तो, पर उसके बाद में इसकी खंडपीठ जो है 1968 में भोपाल और इंदौर में भी करी गई, ठीक। सॉरी, इंदौर और ग्वालियर में, सॉरी, इंदौर और ग्वालियर में करी गई। और यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना कि भोपाल में इसकी खंडपीठ प्रस्तावित है, अभी तक हुई नहीं है, बस प्रस्तावित है, ये याद रख लेना, ठीक है। और है कहाँ कहाँ पे, एग्जिस्ट कहाँ कहाँ कर रही है? ग्वालियर और इंदौर में, ठीक है, ओके। और पहले, आज़ादी से पहले कहाँ पे था? नागपुर में था, मतलब हाई कोर्ट कहाँ पे था? नागपुर में था, जिसको 1 नवंबर 1956 को स्थानांतरित करके नागपुर से कहाँ पे? जबलपुर पे ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब उच्च न्यायालय के बारे में, न्यायाधीश का जो जीवन चक्र है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है। तो इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा करी जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की राज्यपाल द्वारा नहीं करी जाती। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, शपथ कौन दिलाता है इनको? तो संबंधित राज्य के राज्यपाल इनको शपथ दिलाते हैं अनुच्छेद 219 के तहत। और भारत के राष्ट्रपति को त्यागपत्र भी ये किसको देते हैं? राष्ट्रपति को ही देते हैं। मतलब एक तरीके से न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर ही हम दिखाएं एकदम, कि वही उनकी एक तरीके से नियुक्ति करेंगे और वही उनको त्यागपत्र देगा। बस शपथ जो दिलाने का काम है वो किसका है? राज्यपाल का है। और इनकी सेवानिवृत्ति, ये याद रखना, 62 वर्ष की आयु तक ये जनरली काम करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका 65 वर्ष का कार्यकाल होता है। और जो राज्य के होते हैं उनका जो उच्च न्यायालय के होते हैं उनका 62 ईयर का रहता है, ये याद रखना पॉइंट। प्रमुख तथ्य क्या है यहाँ पे कि मुख्य न्यायाधीश जो है, सबसे पहले जो मुख्य न्यायाधीश है श्री एम हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है वो अपने पास सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश रहे हुए एमपी के। और इनकी आत्मकथा है माई ओन बोसवेल, माई ओन बोसवेल इनकी आत्मकथा है। सबसे लंबा कार्यकाल जो है श्री पीवी दीक्षित का रहा है, ठीक है। सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? पीवी दीक्षित का रहा है। और सबसे कम कार्यकाल किसका रहा है? जीसी सोहानी का, जीसी सोहानी का एज ए मुख्य न्यायाधीश के तौर पे सबसे कम कार्यकाल 2 दिन के लिए रहा है मात्र मुख्य न्यायाधीश के तौर पे, जीसी सोहानी। और प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश जो है वो कौन रही है? श्रीमती सरोजनी सक्सेना, श्रीमती सरोजनी सक्सेना। और फिर हमारे पास अगला पॉइंट है कि प्रथम ग्राम न्यायालय जो है, जो ग्राम न्यायालय प्रथम, वो झांतला नीमच में 26 जनवरी 2001 को शुरुआत हुई थी वहाँ पे ग्राम न्यायालय की, झांतला नीमच में। और उसके बाद तो 2008 के बाद में तो मतलब अलग जगह पे बना था, लेकिन एक्चुअल में पहले झांतला नीमच बोला जाता है 26 जनवरी 2001 को, ठीक है। अच्छा, स्थानीय स्वशासन का विकास किस तरीके से हुआ है तो वो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। देखो, अब बेसिकली हमारे यहाँ पे जो पंचायती राज व्यवस्था और ये है वो त्रिस्तरीय व्यवस्था है।
अब इसके लिए अलग अलग समितियां बनी थी पहले सुझाव देने के लिए कि किस तरीके की व्यवस्था हमारे भारत देश में हो, राज्य, हर एक राज्य के अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले जो प्रयास करे गए थे वो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने किए थे। और बलवंत राय मेहता समिति ने किया था, इन्होंने मतलब एक तरीके से सपोर्ट किया था और इन्होंने बोला कि जो ये त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए ना, पंचायती राज व्यवस्था, इस टाइप से ये त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। इसको याद रखने के लिए ऐसे ऐसे याद रख सकते हैं आप कि बलवंत राय मेहता, पूरा नाम में तीन एक तरीके से अलग अलग मतलब अक्षर आ रहे हैं। बलवंत एक हो गया, राय हो गया और मेहता हो गया। तो इसलिए इन्होंने त्रिस्तरीय व्यवस्था को सपोर्ट किया। फिर 1977 में क्या आई, अशोक मेहता समिति आई। अब अशोक और मेहता तो दो नाम है, तो इसका मतलब इन्होंने द्विस्तरीय व्यवस्था को सपोर्ट किया। और फिर 1986 में हमारे पास एल.एम. सिंघवी समिति आई। अब एल.एम. सिंघवी समिति ने क्या बोला कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। ठीक है, 1986 में हमारे पास एल.एम. सिंघवी समिति ने सिफारिश करी कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। तो सिंपल याद रखें कि पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड कितनी समितियां आई थी, तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय व्यवस्था को सपोर्ट किया, 1977 में अशोक मेहता समिति जिसने द्विस्तरीय व्यवस्था को बोला, और 1986 में एल.एम. सिंघवी समिति जिन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। तो ये याद रखना, संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए किस समिति ने बोला, एल.एम. सिंघवी समिति ने बोला है। ठीक है, अच्छा, तो अब हमारे पास क्या है, बेसिकली त्रिस्तरीय व्यवस्था किस तरीके से है, तो जिला पंचायत और ये जो जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत जो तीन रहती है पंचायतों में एक तरीके से पंचायती राज व्यवस्था में। अब इसमें क्या देखो, ग्राम पंचायत कब बनती है, जब न्यूनतम गांव में, किसी भी गांव में न्यूनतम जनसंख्या जो है वो 1000 हो। अगर किसी गांव में जनसंख्या 1000 नहीं है तो दो गांवों को मिला के एक ग्राम पंचायत बना दी जाती है, या फिर दो में भी नहीं है तो तीन को मिला के बना दी जाएगी। तो ध्यान रखना, बेसिकली मिनिमम 1000 जनसंख्या जहाँ की है उस गांव में ग्राम पंचायत बनाई जाएगी। अगर 1000 से कम है तो दो गांवों को मिला दिया जाएगा। और इनका प्रमुख कौन होता है, सरपंच होता है। फिर जनपद पंचायत होती है। जनपद पंचायत के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 5000। और एमपी में कुल कितनी जनपद पंचायत है, तो 313। और जिला पंचायत जो है उसके लिए कितने मतलब कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, 50,000। और एमपी में कुल कितनी है, 52 जिला पंचायत है। ठीक है, अब पॉइंट ध्यान रखना कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और 11वीं, इसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसमें 29 विषय जोड़े गए। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। 73वें संविधान संशोधन के 1992 के तहत 11वीं अनुसूची और इसमें 29 विषय जोड़े गए। उनको लागू करने वाला मध्य प्रदेश जो है वो देश का पहला राज्य था। और कब लागू करा, यहाँ पंचायती राज व्यवस्था 25 जनवरी 1994 को, है ना। यहाँ पंचायती राज व्यवस्था मध्य प्रदेश में कब लागू हुई, 25 जनवरी 1994 को। ठीक है, और ये 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में आई थी और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 29 विषय जोड़े गए। ठीक है, और मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट जो है वो कब लागू हुआ, 15 नवंबर 2022 को लागू हुआ पेसा एक्ट। ठीक है, आदिवासियों से रिलेटेड है ये, डिटेल में कभी फिर बात कर लेंगे। अभी तो सिंपल याद रखना कि मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट कब लागू हुआ, 15 नवंबर 2022 को। अच्छा, ग्राम सभा अनुच्छेद जो है, पेसा एक्ट अलग से भी आएगा, अपन आगे डिस्कस करेंगे। ग्राम सभा अनुच्छेद जो है, ग्राम सभा के बारे में वो किस में लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 243A के अंतर्गत आता है। और वर्ष में ग्राम सभा को न्यूनतम 4 बैठकें करना अनिवार्य है। और वो जनरली जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई में और अक्टूबर में चार बैठकें जरूरी हैं ग्राम सभा की। और कौन से आर्टिकल के तहत है, 243A के तहत। महिला आरक्षण जो है वो जनरली बेसिकली यहाँ पे आई थिंक कुछ 25% ऐसा कुछ रिजर्वेशन का क्राइटेरिया, 33% या 25% ऐसा कुछ सेंटर ने रिजर्वेशन का क्राइटेरिया बोला था। बट एमपी में क्या है, 50% है महिलाओं को आरक्षण। ठीक है, ऐसा पहला राज्य है मध्य प्रदेश जिसने महिलाओं को 50% आरक्षण दे रखा है। कब से दे रखा है, 2007 से दे रखा है ना, राजनीति में, इधर पंचायती राज व्यवस्था में। फिर अगर अपन बात करें कि नगरीय प्रशासन जो है वो किस तरीके से है, तो 74 संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची जोड़कर, जिसमें 18 विषय जोड़े, इसके तहत नगरीय प्रशासन आया। और पंचायती राज प्रशासन किस तरीके से आया, तो वो आया था 11वीं अनुसूची के तहत। उसमें 29 विषय थे, इसमें 18 विषय हैं और ये 12वीं अनुसूची के तहत आया है। इसमें क्या होता है, हमारे पास नगर पंचायत होती है, नगर पालिका होती है और नगर निगम होता है। अब नगर पंचायत में क्या होती है अपने पास, यहाँ पे
गांव से शहर बनने जा रहे जो क्षेत्र हैं वहां पे नगर पंचायत एक तरीके से बनाई जा सकती है, और 20,000 से 50,000 जनसंख्या अपने पास होनी चाहिए। ठीक है, नगर पंचायत कहाँ बनती है? जहाँ पे 20,000 से लेके 50,000 जनसंख्या हो, और जो गांव से शहर बनने की ओर जा रहे हैं। फिर नगर पालिका जो है वो लघुतर नगरीय क्षेत्र 50,000 से लेके 3 लाख की जनसंख्या तक बनाई जाती है यहाँ पे। और प्रथम नगर पालिका जो है वो 1864 में जबलपुर में बनाई गई थी। ये पुराना मतलब ओल्ड एक तरीके से ऐतिहासिक फैक्ट्स हैं जो इसको ध्यान रखा जा सकता है। फिर नगर निगम की बात करी जाए तो बृहत्तर नगरीय क्षेत्र जो है वहाँ पे नगर निगम होती है, और नगर निगम में बेसिकली 3 लाख से अधिक जनसंख्या वहाँ पे नगर निगम होता है। तो नगर पंचायत कहाँ पे होती है? 20,000 से 50,000 जनसंख्या वाले में। नगर पालिका 50,000 से 3 लाख, और नगर निगम जो है वो 3 लाख से अधिक जनसंख्या में बृहत्तर क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, चुनाव आयु जो है महापौर या जिसको मेयर बोलते हैं, मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है। न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए मेयर के लिए एक तरीके से, और 2022 में इसको बढ़ाया गया है। पहले आई थिंक 21 वर्ष था इसका, अब इसको 25 वर्ष कर दिया गया मेयर के चुनाव के लिए। और इसका प्रशासनिक जो प्रमुख होता है वो आईएएस अधिकारी रहता है। मतलब मेयर ऐसे सिलेबस में इतना नहीं है, एक पॉइंट छोटा सा इनसे रिलेटेड कोई पॉइंट था तो ये मैंने यहाँ पे एड ऑन कर दिया। और विशिष्ट तथ्य क्या है? देश की प्रथम किन्नर महापौर, हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देश की पहली किन्नर जो मेयर है वो कौन बनी थी? कमला जान बनी थी कटनी से 2000 में। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अब इसमें कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं अभी तक जो पढ़ा है। तो देखो, संविधान का संशोधन की बात करी जाए तो 73वां संविधान संशोधन के तहत तो क्या जोड़ा गया? पंचायती राज जो ग्रामीण है। और 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में ही अपने पास जो अध्यादेश जारी करा गया था किसका? नगरीय निकायों का। और अनुसूची व विषय की बात करी जाए तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था में 11वीं अनुसूची और 29 विषय आए थे। और 12वीं अनुसूची किसमें आया था? 74वें संविधान संशोधन में नगरीय निकाय के अंतर्गत आया था। और स्तर जो है अपने पास पंचायती राज में क्या क्या होता है? ग्राम होता है, जनपद और जिला पंचायत, और यहाँ पे नगर पंचायत और नगर पालिका और नगर निगम होते हैं। न्यूनतम जनसंख्या इनमें 1,000 रहती है। पंचायती राज के लिए न्यूनतम जनसंख्या ग्राम पंचायत में कितनी होती है? 1,000। और यहाँ पे जनरली नगर पंचायत के लिए अपन अगर ऊपर देख चुके हैं नगर पंचायत की, पालिका की और नगर निगम की। नगर निगम में बेसिकली 3 लाख से ज़्यादा जनसंख्या होनी चाहिए। और यहाँ पे नगर पंचायत में 20 से 50, नगर पालिका में 50 से 3 लाख, और नगर निगम में 3 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा। फिर उम्मीदवार की आयु के बारे में बोला जाए तो यहाँ पे जो सरपंच और पंच है उनकी बेसिकली न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 साल। लेकिन नगर निकाय में बोला जाए तो वहाँ पे 21 साल जो है वो पार्षद की, और 25 साल जो है वो मेयर की होनी चाहिए, है ना। पार्षद की तो 21 साल ही है, लेकिन मेयर की कितनी? 25 साल कम से कम होनी चाहिए। और पहली बार जो है मध्य प्रदेश ने ही लागू करा था। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किसने लागू करी थी? मध्य प्रदेश ने 1994 के अंदर। और जबलपुर में प्रथम जो नगर पालिका जो 1864 में ही बन गई थी। मतलब ये ऐतिहासिक दृष्टि से एक पॉइंट है छोटा सा, तो ध्यान रख लेना। सबसे पहले नगर पालिका जो है वो 1864 में जबलपुर में बन गई थी। ठीक है, अच्छा। अब अगर पुराने पॉइंट से अपन थोड़ा सा एक बार और रिवाइज करें तो कार्यपालिका शक्ति अपन ने देख लिया कि भी मंत्री परिषद होता है अपने पास, मंत्री परिषद होता है ना। उसका गठन 163 के तहत होता है। 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। 164 में मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वो राज्यपाल को प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसके बारे में बताएगा समय समय पर। और अनुच्छेद 214 के तहत राज्यों के उच्च न्यायालयों का मतलब एक तरीके से गठन होता है। वो अपने पास 243A के तहत ग्राम सभा है। 243I में राज्य निर्वाचन आयोग है एक तरीके से। आई इनकम एक तरीके से याद रख सकते हो, तो आयोग एक तरीके से राज्य वित्त निर्वाचन नहीं, वित्त आयोग है। ये अलग से भी पढ़ेंगे अपन अभी, बस ऐसे सिंपल सा लिखा हुआ अभी, तो इनको अलग से भी पढ़ा जाएगा। तो राज्य वित्त आयोग किसमें है? 243I में। राज्य निर्वाचन आयोग 243K में। और 243D में स्थानों का आरक्षण है, जैसे SC को, ST को, OBC को, इनको अलग अलग सीटों में 243D में। और 243T में, 243D में बेसिकली है ग्राम पंचायतों, और एक में नगर पालिकाओं में। हाँ, 243D में ये जो पंचायती राज व्यवस्था है इसमें आरक्षण की बात है। 243T के अंतर्गत नगर पालिकाओं में आरक्षण की बात है। ठीक है,
तो ये तो अपन पॉइंट आगे और पढ़ेंगे डिटेल में। और फिर हमारे पास क्या ग्राम सभा और ये सारी चीज़ें ऊपर वाली जो पढ़ी है वही है। तो ये अपना लेक्चर ख़त्म होता है, यहीं पे ही करते हैं इसको ख़त्म। इसके अलावा भी जो बचा हो वो मैक्सिमम 1 to 2 वीडियो के अंदर कंप्लीट कर देंगे अपन इसको। और फिर इसके बाद में क्या करना है अपने को, क्वेश्चन में एक साथ ही कराऊंगा सारे पूरे पॉलिटी के। तो अभी आपको इसको देख लेना है और फिर उसके बाद में इसके नोट्स डाउनलोड कर लेना है, आराम से इनको बार बार रीड करना है। चलिए ठीक है, तो बाकी अपन फिर पढ़ते हैं। चलिए, ओके।